अगर मैं आपके पास $7 लाख लेके आता, अगर मैं आपको ये बोलूं कि मुझे एक घर खरीदना है, तो आप मुझे सबसे पहले कौन कौन सी 3 कानूनी बातें बताएंगे? कि अगर आपको घर खरीदना है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ड्रॉ करना पड़ेगा जी, वो होना बहुत ज़रूरी है। मैंने अच्छा लॉयर कर लिया है, मैंने अच्छा सॉलिसिटर कर लिया है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, लॉयर जो है बहुत ही जनरल टर्म है जी, और सॉलिसिटर जो है वो बहुत ही फाइन डिफाइंड टर्म है, बेटर टर्म है, क्योंकि सॉलिसिटर ऑलरेडी वो एडमिटेड होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ क्वींसलैंड में, और उसके साथ साथ वो क्वींसलैंड लॉ सोसाइटी में भी उसके पास प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट होता है। पहली बार घर खरीदने वाले लोग सबसे बड़ी गलती कौन कौन सी करते हैं? जब भी कोई भी घर खरीदे, सबसे पहली चीज़ ये कि अगर उनके पास अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो वो साइन ना करें बिना लीगल एडवाइस के आपके सॉलिसिटर से। बेसिकली आप मानते हैं कि ये सॉलिसिटर की एक जिम्मेवारी बनती है कि वो बहुत समझाए? ज़्यादा। मेरे पास जब भी कोई भी क्लाइंट आता है, मैं कम से कम अबाउट 25 to 30 मिनट्स मैं उनसे हमेशा बात करता हूँ। अच्छा, थोड़ा प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का समझाओ, क्या सर्विसेज होती हैं इसमें? इन्वेस्टमेंट आप जब प्रॉपर्टी में करो तो आपको पहले तो देखना चाहिए कि मार्केट की वैल्यू क्या है जहाँ पे आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੋਲੀਸੀਟਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਬੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੋਲੀਸੀਟਰ ਜੋ ਘਰ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਤੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਸ ਖਾਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਮੇਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਖਿਮਾ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਨਮੁਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ है। मैं हरजीत लसाड़ा। राज सिंह जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू। ये आया मेरे ख्याल में ना पहला प्रोग्राम होगा जो मुझे ना हिंदी में करना पड़ रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसके लिए अगर हिंदी भी बोलनी पड़े। वैसे तो 10वीं तक हमने स्टडी की है हिंदी, पर आई थिंक एक टीवी के लिए जब हम हिंदी बोलते हैं तो शायद जो हमारे सुनने वाले हैं उनको ऐसा लगेगा कि जी ना झटका थोड़ा मिक्सअप है। तो चलो उसमें फ़न होगा। शुरुआत करते हैं। अगर शुरुआत से पहले आपको मैं एक क्वेश्चन दूँ जी। क्वेश्चन ये है, अगर मैं आपके पास $7 लाख लेके आता हूँ, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं जी, $7 लाख है मेरे पास, $8 लाख है, $9 लाख है। आज आप ब्रिस्बेन से हो, क्वींसलैंड स्टेट से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो जी। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मुझे एक घर खरीदना है, तो आप मुझे सबसे पहले कौन कौन सी 3 कानूनी बातें बताएंगे? मैं पहली चीज़ ये बताऊंगा कि अगर आपको घर खरीदना है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ड्रॉ करना पड़ेगा जी, वो होना बहुत ज़रूरी है जी, और आपको पता होना चाहिए कि प्राइस क्या है जहाँ पे आपको ख़रीदना है, आपको पता होना चाहिए प्लेस कहाँ पे है जी। आपके पास, और भी एक अगर एजेंट हो तो अच्छी बात है, एजेंट जो कि हेल्प करता है ख़रीदने में और बेचने में। एजेंट जो आपका ब्रोकर होगा या जहाँ जो प्रॉपर्टी का लेन देन, प्रॉपर्टी का जो लेन देन करता है, मेनली जो ब्रोकर तो फाइनेंस कराएगा, ब्रोकर तो फाइनेंस कराता है, वो भी बहुत ज़रूरी है जी। पर अगर फाइनेंस का मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आपने ऑलरेडी कह दिया है कि पैसे हैं। हाँ, तो पैसे हैं। पैसे हैं तो फाइनेंस की बात नहीं करना चाहिए हम लोग को। हम लोग बात करनी चाहिए, एजेंट ज़रूरी है जी। आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होना चाहिए और आपको एक प्रॉपर्टी सॉलिसिटर ज़रूरी है जो कि स्पेशलाइज करता है क्वींसलैंड जुरिस्डिक्शन में, ताकि वो आपका फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट रिव्यूइंग से लेकर सेटलमेंट तक आपका ध्यान रखे। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपके पास क्वेश्चंस लेके आऊँ,
क्वेश्चन वो होंगे जो पूरे मार्केट में हमारे जो पंजाबी में बोलते हैं ना भाईचारा, जी हमारे लोग, उसमें सारे इंडियन आ जाएंगे। मैं ये भी नहीं बोलूँगा पंजाबी हैं या वो हरियाणवी हैं या कौन से हैं, सारे इंडियंस आ जाएंगे। इंडियंस के साथ बाकी भी सारे आ जाएंगे, लेकिन हमको इस लैंग्वेज में तो अभी इंडियन ही सुनेंगे ना। कोई बात नहीं। उस क्वेश्चन से पहले मैं आपको ना 2 टर्म बोलूँगा, उसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना। जी मैंने बोला जाता ना कि मैंने अच्छा लॉयर कर लिया है, मैंने अच्छा सॉलिसिटर कर लिया है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? जब मकान की खरीदो फरोख्त करते हो, बेचना और या खरीदना है। देखिए, लॉयर वो होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ क्वींसलैंड में एडमिट होता है जी, पर वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है बिना क्वींसलैंड लॉ सोसाइटी में एडमिट हुए ओके। क्वींसलैंड में, स्पेशली प्रॉपर्टी फील्ड में। तो ये फाइन डिस्टिंक्शन है बिटवीन अ लॉयर एंड सॉलिसिटर। तो प्रॉपर्टी का जब लेन देन होता है, क्योंकि ये आपका फील्ड है, जी आप इसमें स्पेशलिस्ट हो, आप लिखते हो कि आप प्रिंसिपल सॉलिसिटर हो। जी सो इस फील्ड में जहाँ पर मकान खरीदे बेचे जाते हैं और वो कानूनी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, जी उसके संदर्भ से वहाँ पर सॉलिसिटर ही काम करता है ना। अब ऐसे तो नहीं लिखा कि प्रिंसिपल लॉयर। देखिए, लॉयर जो है बहुत ही जनरल टर्म है जी, और सॉलिसिटर जो है वो बहुत ही फाइन डिफाइंड टर्म है। इन ऑल सीरियसनेस मुझे लगता है कि सॉलिसिटर बेटर टर्म है, क्योंकि सॉलिसिटर ऑलरेडी वो एडमिटेड होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ क्वींसलैंड में, और उसके साथ साथ वो क्वींसलैंड लॉ सोसाइटी में भी उसके पास प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट होता है। तो सॉलिसिटर इज़ द राइट टर्म, पर लोग लॉयर भी यूज़ करते हैं इन जनरल लैंग्वेज, तो गलत कुछ भी नहीं है। कुछ भी बोलना चाहे आप बोलिए, बस काम सही होना चाहिए। हाँ, काम सही होना चाहिए। यही मुश्किल है कि काम पहले बोल दिया जाता है कि सही होगा। जी मार्केट में क्या चल रहा है कि जो ब्रोकर फाइनेंस आपके डॉक्यूमेंट बनवाते हैं बैंक से तालमेल करके, दूसरी तरफ आपका सॉलिसिटर होता है जो आपका इन बिटवीन काम करता है, जो कानूनी दस्तावेज होते हैं लीगली। तो बाकी 2 पार्टियाँ, वो एक खरीदने वाला एक बेचने वाला। मोस्टली जब भी डील्स होती है उसमें बाद में यही कंप्लेंट आती है कि मेरे ब्रोकर ने मुझे ख़राब किया, मेरे सॉलिसिटर ने मुझे ख़राब किया। जहाँ जो थर्ड पार्टी है जो खरीदने बेचने का जो भी कर रही है, चलो उनकी तो कंप्लेंट हम नहीं कर सकते, वो तो आपका सॉलिसिटर देखेगा। जी हमारे भाईचारे में जब ऐसे लेन देन होते हैं, जब मकान का जो भी चलता है, इतनी कंप्लेंट्स क्यों हैं? कह रहे हैं कि घोरों से काम करवाओ, वहाँ कंप्लेंट नहीं आती। अब मुझे इस बारे में तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है कि कंप्लेंट्स हैं कि नहीं है, पर आप कह रहे हैं तो होगी। मुझे लगता है कि सही तरीका ये है कि आप जो भी घर खरीदना चाहते हैं जी, तो अगर आपको कोई जगह अच्छी लगे, आप उस घर को, जो अगर एजेंट है वहाँ पे, तो एजेंट से बात करिए, उससे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की कॉपी लीजिए जी, साइन मत करिए, आप अपने सॉलिसिटर को दीजिए जो कि स्पेशलाइज करे प्रॉपर्टी लॉ में, और उससे जाके आप कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करिए। तो कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू आपको एक इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस प्रोवाइड कराता है सॉलिसिटर से, जो कि आप देख सकते हैं उसमें कि क्या चीज़ फ़ायदे की है, क्या नुकसान की है। तो वो हो गया लीगल साइड। उसके बाद फिर आप उसके बाद और उससे पहले भी इवन आप चाहो तो प्री अप्रूवल के लिए आप मॉर्गेज ब्रोकर को देख सकते हैं, मिल सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्टली बैंक में जाके प्री अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो 2 चीज़ हो तो मेरे ख्याल में इट बिकम्स ईजी, आसान हो जाता है काम। जी, जिन्हां ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਹਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਨਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ हैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। एज ए सॉलिसिटर थोड़ा अपने बारे में बताओ, क्योंकि मार्केट में है तो बहुत, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ ना कि अनसेटिस्फाइड है सारे कस्टमर के, वो बात नहीं बन रही मार्केट में हम जब उनसे सर्विसेज लेने जाते हैं। थोड़ा अपने बारे में बताओ, कहाँ काम करते हो? मैंने लॉ फर्म्स में पहले काम किया है जी। उसमें एक्सपीरियंस मैंने गेन किया मेनली इन प्रॉपर्टी लॉ फील्ड जी।
इन बहुत ही डिटेल में बहुत ही ज़्यादा खून पसीना एक करके आप कह सकते हो काफ़ी ज्ञान बटोरा। ऑल्सो और भी एक फील्ड थी इसमें, बैंकिंग फाइनेंस था, उसमें भी मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। तो ये दो एरिया जो हैं वो हेल्प करती है मेनली प्रॉपर्टी लॉ प्रॉपर्टी खरीदने में। जी। सो कहने का मतलब कि आपको प्रॉपर्टी लॉ में पूरी, वो कह रहे हैं ना भी, एक्सपीरियंस है जी। सो आपने इतना समय उसमें लगा दिया। काफ़ी साल लगाए हैं जी। क्योंकि जो लॉ का फील्ड है इसमें और भी बहुत है, जैसे क्रिमिनल साइड में जाना है, जहाँ अपने फैमिली, वो भी जो डिवोर्स वगैरह का होता है, डोमेस्टिक वायलेंस का होता है। प्रॉपर्टी लॉ ही चुना क्यों? क्योंकि उसमें काफ़ी इंटरेस्ट था मुझे। काफ़ी शुरुआत से, बचपन से मुझे नंबर्स का बहुत शौक़ था। अच्छा। और मुझे कानून सीखना बहुत पसंद था, और उसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे दिलचस्पी थी। तो उस हिसाब से मैंने प्रॉपर्टी लॉ चूज़ किया। ऐसा तो नहीं कि पहले आपका किसी ने घर उड़ा दिया और बाद में लगा कि नहीं खुंदे खानी है तो पहले मैं इसको पढूं फिर देखता हूँ? नहीं, उसमें मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आया फैमिली लॉ में, डोमेस्टिक वायलेंस में, क्रिमिनल लॉ। हालांकि मैंने प्रैक्टिस किया है बहुत ही ब्रीफ टाइम में, पर मुझे वो अच्छा नहीं लगा था। तो उसके लिए मैंने कहा आई विल स्टिक विद नंबर्स और कैलकुलेशन से मुझे अच्छा लगता तो वही मैं करता हूँ, इसलिए प्रॉपर्टी लॉ। चलो, प्रॉपर्टी लॉ में आप एक्सपर्ट हो, अच्छी बात है, हमारी कम्युनिटी से हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, आप ब्रिस्बेन में सर्विसेज देते हो जी। ऑनलाइन तो आपकी सर्विसेज कोई भी ले सकता है, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे ऑस्ट्रेलिया में जा सकते हैं। घर खरीदने में या बेचने में अगर मैं ये पूछूं कि ऑस्ट्रेलिया में एक सॉलिसिटर की भूमिका क्या होती है? देखिए, कस्टमर को तो सॉलिसिटर कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता सॉलिसिटर करना क्या है, बाद में कंप्लेंट आती है। देखिए, 1 जनवरी 2023 से एक मैंडेटरी कंडीशन रख दी गई है क्वींसलैंड गवर्नमेंट द्वारा जी कि सारे जो सेटलमेंट होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। जी। तो इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट्स जो मेनली होते हैं उनको एक वेबसाइट है जो कि पैक्सा के नाम से जी सबको पता होगा उसके बारे में। तो उसके जो सब्सक्राइबर होते हैं वो सारे सॉलिसिटर ही होते हैं। तो अगर उसको यूज़ करना है तो आपको सॉलिसिटर होना चाहिए, वो भी प्रॉपर्टी लॉयर बेसिकली। तो इस वजह से आप बेसिकली उन लोगों ने कट आउट कर दिया एवरीवन एल्स। उन्होंने कहा कि नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी लॉयर्स को ही ये राइट देंगे कि वो पैक्सा को जो कि मेन वहीकल है आपका या मेन वेबसाइट है, जिससे कि आप मेन एजेंट है, इलेक्ट्रॉनिक एजेंट यू कैन से, जो कि इट विल गेट द हाउसेस और लोन एवरीथिंग सेटल, वो सारी चीज़ें सेटल करते हैं। तो इस वजह से आपको सॉलिसिटर की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। जी, ये सबसे अहम मुझे याद है चीज़ है। अब तो 2026 चल रहा है ना, पूरा इलेक्ट्रॉनिक है, इंटरनेट पर सारा कुछ होता है, PDF मिल जाती है, घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक साइन कर दो। बिल्कुल सही। 2006 में पहला घर का साइन अप किया था। तो मुझे याद है कि उस समय सारा कुछ ना पेपर्स पर ही होता था, बैंकिंग का, इमिग्रेशन का, सारा आप लिखो, पेपर भरो, जाके इमिग्रेशन को पढ़ा के आओ, जब कुछ भी करो। तो मुझे याद है कि जो मेरा लॉयर था, नाम नहीं बोलूँगा, अच्छा लॉयर था, अभी भी वो सर्विसेज में है, उन्होंने कहा कि आपको ना साइन करने ज़रा टाइम निकाल कर आना। अच्छा। तो मैंने सोचा भी चलो ठीक है, साइनिंग करने मैं गया, जॉब से थोड़ी सी ऑफ मार के, इतना बड़ा बंडल मेरे सामने रख दिया, बैठ कर ना साइन करते जाओ। सही है। आज भी एक्चुअली लोगों को पता नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक है, पर आज भी कुछ पेपर सेटलमेंट होते हैं। ओके। क्योंकि कुछ जो हैं वो एक्सेप्शंस हैं जो कि अभी क्वींसलैंड में पैक्सा में नहीं आए हैं। ओके। जैसे कि एक एक्सेप्शन है जो कि मॉर्गेजी सेल, उसमें मॉर्गेजी जब अपना राइट एक्सरसाइज करता है कि आपने लोन नहीं दिया, तो मॉर्गेजी जो होगा टाइटल में, बैंक वो कहेगा कि हम बेचेंगे आपका घर। तो वो चीज़ अभी पैक्सा में, न्यू साउथ वेल्स में है, विक्टोरिया में है,
क्वींसलैंड में नहीं है, तो उसके लिए आपको पेपर करना पड़ता है, उसमें सच में आपको चेक्स देने पड़ते हैं। ओह, तो okay. ये मैंने किया है, ये मतलब पेपर सेटलमेंट भी हम लोग करते हैं, मुझे एक्सपीरियंस है उससे भी। पर अगर आप मुझसे कहें कि ज़्यादा क्या है क्वींसलैंड में, तो मैं कहूँगा 98% इलेक्ट्रॉनिक होगा और 2% पेपर सेटलमेंट, बट पेपर सेटलमेंट अभी भी हैं। ओके, चलो मैं आपको ना फील्ड में लेके चलता हूँ, चलिए। क्योंकि अब बात करते हैं कि घर खरीदना है, कैसे खरीदना है, कौन सी मुश्किलें हैं, सॉलिसिटर क्या करेगा, हम क्या भूल जाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। चलिए, कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन आपसे वो ही करूँ जो फील्ड में एक्चुअली फेस करते हैं एज ए सॉलिसिटर और एज ए क्लाइंट्स। श्योर। पहली बार घर खरीदने वाले लोग सबसे बड़ी गलती कौन कौन सी करते हैं आपके हिसाब से? बहुत सी, क्या क्या बहुत सी आपसे। मेरा मानना है कि जब भी कोई भी घर खरीदे, सबसे पहली चीज़ ये कि अगर उनके पास अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो वो साइन ना करें बिना लीगल एडवाइस के आपके सॉलिसिटर से। ओके, उसके बगैर आप साइन मत करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आप देखें कि परचेज प्राइस करेक्ट मेंशन है, डिपॉजिट करेक्ट मेंशन है, बिल्डिंग इन बेस्ट कंडीशन है या नहीं, इंस्पेक्शन की फाइनेंस डेट है उसमें करेक्ट है, और एक बॉडी कॉर्पोरेट्स रिकॉर्ड्स इंस्पेक्शन नई चीज़ आई है तो हाँ, उसका अमाउंट होता है जो उसमें टाउन हाउसेस वगैरह होते हैं। जी, तो उसमें एक नई चीज़ आई, उसमें बॉडी कॉर्पोरेट्स 1 अगस्त से नई चीज़ आई है, लास्ट ईयर 1 अगस्त से कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज हुए, तो उन्होंने बॉडी कॉर्पोरेट्स के लिए स्पेशल नई चीज़ डाली है, जिसमें कि बॉडी कॉर्पोरेट इंस्पेक्शंस रिकॉर्ड। तो उसमें आप रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं, और अगर आप सेटिस्फाइड हों तो दैट्स गुड, ओके, प्रॉब्लम है तो आप उससे टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर ऑल्सो सेटलमेंट डेट आप देखिए, और ये भी देखिए कि उसमें जो है स्मोक अलार्म प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है, उसमें कंप्लायंस सर्टिफिकेट है आपके पास, पूल सेफ्टी सर्टिफिकेट है अगर पूल है, सेटलमेंट डेट 100% करेक्ट होनी चाहिए, आप जो चाहते हैं वही है। यही मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने पॉइंट आउट की है, जो कि मेनली लोग गलती कर जाते हैं, फिर बाद में मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि अरे ये है नहीं। तो मैंने कहा कि आपने बताया नहीं था एजेंट को, या साइन करते समय आपने देखा नहीं था? क्योंकि कभी कभी साइंड कॉन्ट्रैक्ट आते हैं हमारे पास, कहते नहीं हमने देखा नहीं, जल्दी जल्दी में साइन कर दिया। जल्दी में साइन कर दिया तो यही होता है फिर गलती। मतलब कि ऐसे भी हो सकता है कि लाइक आपने घर पसंद किया जी, मान लो बना बनाया आप दे रहे हो जी, आपको एक मौका मिलता है कि आप घर की इंस्पेक्शन करके आओ जी, उसके बाद अपने सॉलिसिटर से बात करो कि हाँ मैंने देख लिया सारा। जी, मान लो 2-3 एसी लगे हुए थे, जी, 1-2 को चला के देख लिया, तीसरा चला के नहीं देखा, जी, बाद में जब आप शिफ्ट हो रहे हो एसी तो काम ही नहीं कर रहा। जी, ऐसे होता है मार्केट में। मैंने तो एक एग्जांपल दिया है, आप ओवन ही चेक करते। इसमें आजकल जो है बिल्डिंग इन पेस्ट की जो रिपोर्ट बनती है वो एक वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट नहीं चेक करते, वो आपका ओवन नहीं चेक करके जाएंगे, वो एसी नहीं चेक करके जाएंगे। नॉर्मली ऐसा होता है, प्री इंस्पेक्शन भी होता है, बिल्डिंग पेस्ट आपने किया उसमें नॉर्मली लोग चेक करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और मैं हमेशा हमारे क्लाइंट से कहता हूँ कि जब भी बिल्डिंग पेस्ट है, अगर वो इन्वेस्टमेंट लाइक विक्टोरिया में नहीं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं, अगर वो अपने लिए खुद जाके रहने के लिए कर रहे हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप खुद जाइए। बिल्डिंग पेस्ट कंट्रोल जो इंस्पेक्टर होते हैं, कुछ कुछ बहुत अच्छे होते हैं, वो एक्चुअली में एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें चेक करते हैं, और कोई भी चीज़ अगर है प्रॉब्लम तो वो एक्चुअली पॉइंट आउट करते हैं। अच्छा, आपने इंस्पेक्टर की बात की, मैं फील्ड की बात आपको बताता हूँ, ये रियलिटी है, फेस किया है, मैंने देखा है। जी, जी, मकान आपने देख लिया, हो सकता है कोई टाउन हाउस हो सकता है कि कोई सिंगल कोई भी मकान हो, जी, जी, जो हो सकता है जो अगर टाउन हाउस हो किसी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर होगा, जहाँ जो आपका वो एजेंट है, जी, जी, वो सारा डील कर रहा है, बात हो गई, कॉन्ट्रैक्ट की सारी बात हो गई। उन्होंने बोला कि जो आपका एजेंट है जी, भाई हमने इसकी इंस्पेक्शन करवाई हुई है, ये लो रिपोर्ट देख लो, सारा को ठीक है, आपने करानी है करवा लो, नहीं वैसे तो ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोल देते हैं। उन पर ट्रस्ट करना चाहिए? मेरे ख्याल में
बिल्डिंग एंड पेस्ट इंस्पेक्शन जो होता है वो इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता है, तो मेरे ख्याल में आपको $600-700 तो ले लेते हैं प्राइवेटली। इंडिपेंडेंट आपको खुद से कराना चाहिए, जस्ट फॉर द पीस ऑफ सपोज माइंड। उन्होंने जो रिपोर्ट दी, जी, उन्होंने शायद पता नहीं अपने किसी बनवा ली होगी, उन्होंने बोला कि चलो जल्दी जल्दी हो जाएगा, यस कर दो यस कर दो। आपने इंस्पेक्शन करवाई जी, उसमें कुछ फॉल्ट आए, पहली वाली में फॉल्ट नहीं थे, ऐसा भी चलता है मार्केट में, ऐसा कैसे? मेरे ख्याल से ये सब ये इंडिपेंडेंट होता है। जो आपके बिल्डिंग एंड पेस्ट इंस्पेक्टर्स होते हैं वो दे आर इंडिपेंडेंट बॉडी, वो किसी के कहे सुने में नहीं जाते, जैसे कि सॉलिसिटर्स होते हैं इंडिपेंडेंट, उसी तरीके से वो भी होते हैं। पर कभी कभी हो सकता है कि दे आर नॉट कैपेबल और इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं कि वो हर एक चीज़ चेक किया उन्होंने, या दे वर इन हरी, जो भी है। मेरा मानना ये है कि अगर और कब की गई है वो, अगर 2 महीने पहले की है तो मे बी 2 महीने के बाद आज जब आप घर खरीद रहे हो, साइन कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट, मे बी आज कुछ चीज़ ख़राब हो जाए, तो इट्स ऑलवेज बेटर फॉर द पीस ऑफ योर माइंड कि आप अपने आप से करें। ओके, ऐसा मैंने रेट में फ़र्क देखा है जी। जो एजेंट वो बोलते हैं ना इनसे करवा लो, जी जी, वो 1-2 दिन में टाइम भी दे देते हैं, तो वो $300-400 उनका रेट होता है। अभी क्वींसलैंड का मैं रेट बोल रहा हूँ अपना। ऐसा ही है, वही अगर आप कोई इंडिपेंडेंट लेते हो जिसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 15-20 साल का, वो $600-700 लेगा जी। उसकी रिपोर्ट बहुत हार्ड होती है। पहले वाली रिपोर्ट के सामने वो आपको कई फॉल्ट निकाल के दे देगा। अभी प्रॉपर्टी में तो ये डिफेक्ट्स हैं, सही है। सो इसका मतलब कि एजेंट वो उनके थोड़े इजी वे ले जाते हैं, उनके पता होता है कि चलो निकाल दो यार। अब वही है, एक्सपीरियंस के ऊपर है कि आप किसको ले रहे हैं और कितना वो काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, एथिक्स क्या है उसके, वर्क एथिक्स क्या है। हर एक छोटी छोटी चीज़ पॉइंट आउट की जाती है और उसी हिसाब से आपको पता लगता है कि उनकी वैल्यू क्या है और कितने ज़िम्मेदार हैं वो। ओके, एक टर्म बोली जाती है जब हम एज ए क्लाइंट इस प्रोसेस से गुजरते हैं ना, टर्म बहुत यूज़ होती है लेकिन मतलब नहीं पता चलता उसका। कन्विंसिंग क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है क्या? कन्विंसिंग जो होता है, सॉलिसिटर बहुत बोलता है कन्विंसिंग समथिंग लाइक। कन्विंसिंग कुछ नहीं होता। कन्विंसिंग का मतलब यही होता है कि खरीदना और बेचना प्रॉपर्टी का, और उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो इसमें फिर मतलब कि ये इतना हार्डकोर क्यों बनाया होता है कि पता नहीं क्या आया, ये हम कन्विंसिंग कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है। कन्विंसिंग तो पूरी वही प्रोसेस हो गई ना, उसके बाद A to Z। Okay. आपने घर देखने से घर खरीदने तक पूरी जो प्रोसेस होती है वो कन्विंसिंग होती है। अच्छा, एक मार्केट का और क्वेश्चन जी बताइए। फिर हम चलेंगे अपने भाईचारे में चलेंगे उनकी प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और फिर बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आप अपने एक्सपीरियंस से बताओ कि आप इन सिचुएशंस में कैसे उसको हैंडल करते हो। जी। 2 घर लगे हुए हैं जी। दोनों का मार्केट रेट मुझे पता है कि इतने के होंगे। एक घर में रेट लगा हुआ है कि ये 8 लाख का है या 9 लाख का है। जी। ऐसा ही कोई और घर है उसमें ऑक्शन का बोर्ड लगा हुआ है। जी। हमारा मन ये कह रहा है कि ये भी 8-9 का होगा, 9.5 का हो जाएगा, और कैसा हो जाएगा। ऑक्शन वाला खरीदना चाहिए कि जो रेट लगा हुआ उस पर जाना चाहिए? क्या इसमें कुछ लोचा है क्या? ऑक्शन में उन लोग का एक फिक्स्ड होता है कि प्राइस होता है, जिससे नीचे अगर होता है तो वो बेचते नहीं घर, वो सेल जो होती है वॉइड हो जाती है। लाइक जब बोली स्टार्ट होगी तो बोल देंगे भाई हम जे अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं। जी। ओके। मेरे ख्याल में जो फिक्स प्राइस है उसमें भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं। Okay. पर क्योंकि मेरे ख्याल में ऑक्शन जो है वो थोड़ा सा उस प्रॉब्लमेटिक होता है ज़्यादा क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि वो अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर आपने साइन किया तो उसका मतलब आप खरीदोगे 100%। आप बाहर नहीं जा सकते? आप बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर चले गए कोई फीस पड़ेगी? आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हो। अच्छा, आप डिफ़ॉल्ट की तो फीस पड़ेगी ना? डिफ़ॉल्ट की जो भी फीस होगी मे बी यू मे एंड अप इन कोर्ट।
ओके तो कार्रवाई चल सकती है। जो भी, वो तो सेलर के ऊपर होता है कि कैसे वो डील करता है। पर ऑक्शन में ये प्रॉब्लम होती है। पर जो प्राइवेट सेल होती है उसमें आपके पास ज़्यादा एज अ बायर ज़्यादा कंट्रोल होता है। आप उनसे, जैसे कि जितना लंबा आपको बिल्डिंग इन्वेस्ट कराना है, लाइक डेज यू कैन नेगोशिएट, और फाइनेंस में भी डेज नेगोशिएट करना है, नहीं 7 days नहीं 14 days, या और कंडीशन डाल भी सकते हैं आप उसमें, और स्पेशल कंडीशंस भी डाल सकते हैं कि सपोज सोलर पैनल हैं तो कहो कि 30 सोलर पैनल जो भी ऊपर हैं ये 100% काम कर रहे हैं, इसका सर्टिफिकेट मुझे चाहिए एज ए स्पेशल कंडीशन। ओके तो आप नेगोशिएट कर सकते हो, ऑक्शन में आप नहीं कर सकते हो। अगर जो भी है ऊपर पड़ा है, सोलर पैनल चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो आपके ऊपर है रियली। सो इट्स बिट रिस्की, थोड़ा रिस्की होता है मेरे ख्याल में ऑक्शन। ओके। ऑस्ट्रेलिया में आप काम करते हो, क्वींसलैंड स्टेट में काम करते हो जी। क्वींसलैंड सूबा है, ऐसे न्यू साउथ होगा, विक्टोरिया होगा, जहाँ आप नॉर्दर्न टेरिटरी में चले जाओ। आपकी सर्विसेज क्वींसलैंड में है, फिजिकल सर्विसेज जो जहाँ पर चलती है। ऑनलाइन तो चलो आप कुछ भी कहीं भी आप डील कर सकते हो। क्वींसलैंड में अगर आप किसी ने घर खरीदना या बेचना है जी, सबसे महत्वपूर्ण सलाह क्या होगी उसके लिए एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स? मेरे ख्याल में कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू जो है पहली चीज़, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि हम लोग का अब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है काफ़ी, तो एवरीथिंग इज़ क्वाइट क्विक एंड फास्ट। तो इसमें आपका फिर वही प्री अप्रूवल मॉर्गेज ब्रोकर से आपको बात करना, मेक श्योर कि आपका एजेंट समझता है हर चीज़, आपको समझता है, और ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं वो दे आर ईजी टू रीच टू। और कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आपने कहा है कि स्टेट, अगर हम कहें कि कोई विक्टोरिया से है सपोज, या न्यू साउथ वेल्स से है, हमारे क्लाइंट हैं जो कि यहाँ पे क्वींसलैंड में घर खरीदते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो उनको हम लोग के क्वींसलैंड के लॉस के अकॉर्डिंग चलना होता है। हम लोग विक्टोरिया के लॉस या न्यू साउथ वेल्स के नहीं फॉलो करते हैं, क्योंकि वो घर वहाँ रहते वहाँ है पर घर यहाँ खरीद रहे हैं, तो लॉज हम लोग के चलेंगे। ओके तो यही होता है, यही मुझे। अच्छा, आपने एक टर्म बोली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जी घर किसी ने ले लिया या किसी ने टाउन हाउस, जहाँ कोई यूनिट्स वगैरह ले लिए, जी, वो फाइनेंस करवाया उसका, वो थोड़ा हमारे भाईचारे में होता है ना, थोड़ा एड गेड भी कई बार ब्रोकर लगा देते हैं। वो लिख देते हैं कि अच्छा यार ऐसे ऐसे लोन है 1 साल के लिए, ये बॉन्ड होगा, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर कर देते, बाद में तो फिर खुली छुट्टी 1 साल के बाद, जो फिक्स के बाद। क्या है ये? नॉर्मली होता ये है कि आप, अगर ये अदर वे अराउंड होता है, नॉर्मली लोग खरीदते हैं एज अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ रेसिडेंस, कि वहाँ पे वो रहेंगे। तो पर रह तो वहीं रहते हैं वो। रूल यही है कि आप 12 महीने तक रहिए वहाँ पे, उसके बाद फिर क्वींसलैंड रेवेन्यू ऑफिस जो है QRO, वो आपको दे अलाउ यू टू चेंज इट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो आपका जो बेनिफिट होता है, जो कंसेशन होता है, होम कंसेशन, वो आपको मिलता है उस समय। ओके और बाद में आप चेंज कर सकते हैं 12 मंथ। तो एडवाइस ये है कि प्लीज़, अगर आपको लेना है घर अपने प्रिंसिपल प्लेस, आप खरीद सकते हो, पर प्लीज़ आप 12 मंथ्स रहिए वहाँ पे, या तो फिर उससे पहले आप रेंटल में मत दीजिए। ओके जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंडर ले लिया फिर तो उसमें फिर कंसेशन जो नहीं मिलेगा उसको, उनको मिलना नहीं चाहिए स्टैम्प ड्यूटी। ओके 12 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बाद फिर वो ओपन हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इज जस्ट कंडीशन होती है। उसके बाद आप बैंक की कंडीशन के अंडर आ जाता है वो, क्वींसलैंड रेवेन्यू ऑफिस की कंडीशन के अंदर। ओके चलो हमारे भाईचारे में चलते हैं। चलिए। बहुत सारे क्लाइंट से आप डील करते हो, मुझे पता है बहुत बिजी होते हो, फ़ोन नहीं उठाते आप। ये भी एक बहुत बड़ी कंप्लेंट है हमारे समझ के, फ़ोन नहीं उठाते। हम ऐसा नहीं करते, हम आपका फ़ोन 2 घंटे में उठाते हैं। 2 घंटे में कि 2 घंटे 2 घंटे में। ओके ठीक है, चलो मजाक कर रहा था। आपका राब्ता बनता होगा पूरे भारतीय समुदाय से, उसमें पंजाबी होंगे, हरियाणी हो गए,
चलो मैं तो उसको पूरा भारतीय का नाम देता हूँ, जी, जब उन्होंने अपनी कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति है उससे जुड़ी कोई भी कानूनी कुछ भी आपसे सर्विसेज लेनी होती है, तो बेसिकली उनको कौन सी मुश्किलें आती हैं? मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है टर्म समझने में, मे बी लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनको टू स्टार्ट विद। उनको बस सिंप्लीफाई करके आप बताइए थोड़ा, इट्स नॉट टफ, वो समझते हैं चीज़ें। और मुझे लगता है कि लॉयर्स जो होते हैं वो उनको राइट एडवाइस नहीं देते हैं कभी कभी, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं। वो पूछते हैं आपको समझ आ गया, आप जी, समझ कोई गए? कम्युनिकेशन गैप है या वैसे वो स्लिप कर देते कि चलो छोड़ो यार? मुझे लगता है कम्युनिकेशन गैप तो है ही है थोड़ा, पर उसको समझाना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा अच्छे से समझाइए आपकी उनको, आपको पता है कि प्रॉब्लम समझने में, तो थोड़ा सा एम्फेसिस दीजिए चीज़ों में। उनको बताइए, एक्सप्लेन करिए कि बिल्डिंग पेस्ट इंस्पेक्शन होता क्या है, सपोज करिए फाइनेंस होता क्या है, सेटलमेंट क्या होता है। बेसिकली आप मानते हैं कि ये सॉलिसिटर की एक जिम्मेवारी बनती है कि वो समझाए? बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है मेरे ख्याल में। मेरे पास जब भी कोई भी क्लाइंट आता है, मैं कम से कम अबाउट 25 to 30 मिनट्स मैं उनसे हमेशा बात करता हूँ फ़ोन में। उसके फालतू पैसे लेते हो? बिल्कुल नहीं। उनको समझना ज़रूरी है, क्लाइंट को समझना। एक बार अगर आप समझा दोगे ना फर्स्ट टाइम, मोस्ट ऑफ टाइम लोग फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है, या किसी ने 10 years बैक ख़रीदा था तब उनको नहीं पता, उनको आपको समझाना पड़ता है। अगर आप एक बार समझा देंगे तो वो समझ जाएंगे, उसके बाद वो आपसे दोबारा वो सेम क्वेश्चन नहीं पूछने वाले। वो सेम क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं आपसे क्योंकि आपने समझाया नहीं उनको। अच्छा, एक और चीज़ पे समझाओ, ये भी कंप्लेंट्स बहुत आती हैं। पूछिए। हमारे जो भाईचारा है जी, इंडियन कम्युनिटीज़ है, कई बार होता है ना हमारा अकेले का जुगाड़ नहीं लगता, जुगाड़ वर्ड यूज़ कर देते हैं ना हम, जी, अरेंजमेंट। मतलब कि इच्छा तो होती है कि यार ये वाली प्रॉपर्टी अब जाने नहीं देनी, जो मर्जी हो जाए, पर समर्था पूरी होती नहीं। हम किसी दोस्त को साथ मिला लेते हैं, किसी रिश्तेदार को मिला लेते हैं, मीन्स के उस प्रॉपर्टी के एक नहीं दो 3 खरीदार या बेचने वाले बन गए। सो ये वाली जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर किसी डील को करते हैं, उसमें कोई जोखिम है? देखिए, ये अलाउड है, इसको कहते हैं हम लोग टेनेंट्स इन कॉमन। अच्छा, जैसे हस्बैंड वाइफ खरीदते हैं सपोज घर, तो उसको कहते हैं जॉइंट टेनेंट्स। चलो वो तो समझ लगती है, तो मैं आ रहा हूँ। तो प्रॉब्लम तो उसमें नहीं है, अलाउड है, पर मेन चीज़ का जो ध्यान रखना चाहिए हम लोग को वो ही है कि दोनों पार्टी, जैसे 2 फ्रेंड्स, 2 दोस्त साथ में खरीद रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि उनको कितना पैसा देना है और किस समय देना है। ऐसा नहीं है कि आपको सपोज $150,000 देना है ईच को इन 15 days टाइम फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट आपने जब साइन किया तब से, तो मतलब देना है तब। आप ऐसा नहीं कहोगे अरे सॉरी मेरे पास पैसा नहीं है, क्या मेरे हिस्से का आप दे दोगे, ऐसा नहीं होता। तो अगर वो जेन्युइन है खरीद सकते हैं, अगर नॉन जेन्युइन है तो इसी में फिर प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट आता है। जब कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसके बाद फिर सॉलिसिटर्स भी कहते हैं कि सॉरी देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट, हम आप दोनों के लिए एक्ट नहीं कर सकते एक साथ। उसमें फिर कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है तो आप किसी और के पास जाके रिप्रेजेंटेशन लो, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे। अच्छा, मैं फील्ड की एक लेटेस्ट एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, बताइए। रियल एग्जांपल है। किसी ने लैंड बुक की, उसकी वैल्यूएशन डेट आ गई, रजिस्ट्रेशन डेट आ गई जी। उस बंदे को लगा कि यार मेरे पास इतने फाइनेंस तो है नहीं, पहले 20-25 हज़ार लगाया था, अभी रजिस्ट्रेशन होगी तो 20-25 हज़ार और भी लगे ना, ड्यूटी वगैरह देनी पड़ेगी। जी। उसको लगा कि यार बात नहीं बन रही मेरे से, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करा लिया, मेरे को 10-15 दिन मिलते हैं, ठीक है, फंड फिर नहीं रेंज हुए, अभी 2-4 दिन बचे हैं जी। वो सपोज का लो बंदा घूम रहा है कि चलो यार किसी को मैं साथ ले लूँ, को मेरी मनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। ठीक है, हो सकता है कि जो दूसरी पार्टी है वो बोले कि ये लो 30-40 हज़ार ले लो, ज़मीन को पहले अपने नाम करवा लो, बाद में फिर हमारे शिफ्ट कर देना। ऐसे ही होगा ना, लीगली तो ऐसे ही होगा। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। सीधे तो वो ले नहीं सकते क्योंकि उसके नाम पर वो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। बंदे ने पैसे, किसी ने
दे दिए उसको, लगा दिए पैसे वहाँ पर, ठीक है। हुण उसके कोई दस्तावेज तो नहीं होंगे कि मैंने आपको पैसे दिए हैं, ठीक है, जुबान ही है ना। उसका काम हो गया, ज़मीन उसके नाम हो गई, ऑल डन हो गया, बाद में मुकर गया वो। तो ऐसे अगर कोई फंस जाए तो उसके लिए लीगल राइट्स क्या बनते हैं? वो क्या उसको अदालत में लेके जा सकता है भी मैंने पैसे दिए थे, इसकी मदद की थी, लेकिन बाद में जे ज़मीन को तो मेरे नाम लगाने के तैयार ही नहीं है। कोर्ट में जाओ तो वहाँ पर प्रूव कैसे होगा? वहाँ पे ये डिस्प्यूट है। इस चीज़ में क्या करना चाहिए, क्योंकि डिस्प्यूट मैसिव है। कभी लगा है कि ऐसा हुआ है आपको? ऐसा नॉर्मली हम लोग जो हैं, हम लोग डिस्प्यूट्स लॉयर्स नहीं हैं, हम लोग डिस्प्यूट से डील नहीं तो फिर वो होता है। हाँ होता है, तो हम लोग के रेफर करने के लिए होते हैं दूसरे सॉलिसिटर्स। तो हम लोग नॉर्मली उनको, जो डिस्प्यूट्स के जो स्पेशलिस्ट होते हैं सॉलिसिटर्स, उनको हम लोग रेफ़र करते हैं। तो वो लोग इन सब चीज़ से डील करते हैं, क्योंकि हम लोग कोर्ट में डिस्प्यूट मैटर्स के लिए नहीं जाते हैं। इसकी एक डिफरेंट फील्ड है, कम्प्लीटली डिफरेंट। तो उसमें पर मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो है कि कौन सही कौन गलत है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ उस मामले में, क्योंकि मुझे नहीं पता कि दोस्तों के बीच में क्या हुआ बिना किसी डॉक्यूमेंट्स को देखे। तो आप किसी और लॉयर के पास सजेस्ट कर देंगे? जी तो लॉयर से आपको थोड़ा कमीशन मिल जाएगा कि मेरा क्लाइंट को। नहीं, हम लोग कमीशन ले नहीं सकते हैं। हाँ, हम लोग सॉलिसिटर्स को कमीशन लेना अलाउड नहीं है। अच्छा। हम लोग का ऑस्ट्रेलिया सॉलिसिटर कंडक्ट रूल है, जो कि डिज़ाइन बाय क्वींसलैंड लॉ सोसाइटी। तो उसमें क्लियरली लिखा है कि हम किसी भी तरीके का कोई भी गिफ्ट्स या कंसिडरेशन नहीं रिसीव अंडर टेबल भी नहीं चलता? थोड़े समय के लिए भूल जाते हो कि लिखा है? कभी नहीं ना लिया ना कभी लेंगे। आपकी फर्म में नहीं चलता? हम बिल्कुल, मैंने कभी नहीं लिया, क्योंकि वो अलाउड नहीं है, तो वो इलीगल है, क्यों करना है ऐसा। अच्छा, थोड़ा प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का समझाओ, क्या सर्विसेज होती हैं इसमें? जे अगर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है तो कोई कानूनी पहलू जिसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट हैं इसमें। इन्वेस्टमेंट आप जब प्रॉपर्टी में करो तो आपको पहले तो देखना चाहिए कि मार्केट की वैल्यू क्या है जहाँ पे आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हो, कि कितना उसका, अगर रेंटल है तो रेंटल कितना हाई जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि $200 पर वीक था तो $200 पर वीक अभी भी है, पिछले 2 साल पहले था अभी वही है। तो ये पहली चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। उसके बाद आपको ये देखना है कि वो कहीं किसी फ्लड जोन में तो नहीं है, कि फ्लड एरिया में हो, तो उसमें आपको वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है आपको देखने के लिए, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। आप हमेशा चाहोगे कि इन्वेस्टमेंट है, आप तो रह नहीं रहे हो, आप में भी विक्टोरिया में होगे, न्यू साउथ वेल्स में हो, कहीं पे भी हो, इंडिया में भी हो सकते हो आप। तो और उसके लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आप जब खरीदते हो, आप मेक श्योर करो कि आप ये डिक्लेयर करो सेटलमेंट के समय पे क्वींसलैंड रेवेन्यू ऑफिस को कि आपने ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह ही खरीदा है, आपकी ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ रेसिडेंस नहीं है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ जो मैं हमेशा सबसे कहता हूँ, एक आपका मैनेजिंग एजेंट बहुत ज़रूरी है, उसको आप हायर करो, तो आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो बहुत अच्छा हो। यू गेट पीस ऑफ माइंड अगर कोई और मैनेज कर रहा है वहाँ पे। ओके, वो आपके लीगल एस्पेक्ट सारे, ऐसा मुझे लगता है। दोस आर द मेन थिंग्स। ओके, एक टर्म आती है जी, रिटेल लीज कहते हैं। इस पर ना अगर सिग्नेचर करने हैं उससे पहले ना बहुत उसकी ना जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। तो रिटेल लीज जो होती है नॉर्मली कमर्शियल लीसेस के लिए होती है, जैसे शॉप्स होते हैं वो सब। तो उसमें हमेशा आपको इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस चाहिए होती है। ओके, हमेशा आपको एक सॉलिसिटर जो कि प्रॉपर्टी लॉयर हो, उसके पास आप जाओ और आप उससे एडवाइस लो। और एडवाइस में मेनली आपको चेक करना होता है कि बॉन्ड आपको कितना देना है, आपकी लीज जो है उसकी लेंथ क्या है,
उसमें ऑप्शन क्या है, कितने साल का और आप बढ़ा सकते हो, रेंटल एनुअल रेंट क्या है, रेंटल आपको कितना रेंट पे करना है पर मंथ पर ईयर जो भी है, उसमें फिटिंग्स क्या है और उसमें आप क्या क्या नहीं कर सकते हो। बहुत सी चीज़ें होती हैं और एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो कि है इंश्योरेंस। आपको इंश्योरेंस लेना पड़ता है और हर एक शॉप का डिफरेंट इंश्योरेंस होता है। सच एज मैंने एक क्लाइंट क्या किया था, टैटू शॉप थी उसकी, टैटू। तो टैटू शॉप का इंडेमनिटी जो इंश्योरेंस था वो बहुत हाई था एज कम्पेयर टू अदर व्हाट आई डिड। तो एक जस्ट एग्जांपल। इससे पहले कि मैं बैंकिंग और फाइनेंस के थोड़ा अंदर जाऊं जी, क्योंकि आपकी सर्विसेज में वो आता है, एक मार्केट का क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्रेंड्स का क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि जेब में पैसे घूम रहे हैं, बिल्कुल हैं। पैसे हैं, स्टूडेंट है वो, अच्छा, अभी पीआर नहीं हुई, अच्छा, लड़की भी स्टूडेंट, लड़का भी स्टूडेंट। कह रहे हैं कि कोई घर गुर ले लें, कोई कुछ ले लें, कोई 2-3 बेडरूम ऐसे वैसे कर लें। ये इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट के लिए अच्छी है, स्पेशली इन क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में। उनसे कहिए पढ़ाई करें, पीआर हो जाए, उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कर रहे हैं, हो जाएंगे पीआर। जब हो जाए तब करें। इसमें कोई लोचा है? अब अगर उसमें उन प्रॉब्लम ये है कि उसमें उसको फॉरेन रेसिडेंट के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, तो उसमें ड्यूटीज ज़्यादा लगेगी, उसमें फ़ीस ज़्यादा लगेगी, आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, ड्यूटी भी ज़्यादा देनी पड़ सकती है अगर बिकॉज आप फॉरेन रेसिडेंट हो। क्योंकि अगर आप इंडियन सिटीज़न हुए हैं ना, आप ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न या पीआर तो है नहीं, तो एक तरीके से आप बाहर से ख़रीद रहे हो, आपका यहाँ से कोई मतलब नहीं है। होम लोन डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं जी, ब्रिक से अक्षर लिखे होते हैं उसमें, बिल्कुल बारीक पूरा बंडल होता है। वो कह रहे हैं पढ़ लो इसको, हो गया रीड, इलेक्ट्रॉनिकली साइन करा लेते हैं, सही है। पढ़ते तो हम है नहींगे। जी, तो क्या होता है उसमें इम्पोर्टेंट जो हम निकाल देते हैं, बाद में पछताते हैं? देखिए उसमें गारंटी जो होती है, गारंटी डॉक्यूमेंट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे ख़रीद रहे हो घर। अगर आप कंपनी ख़रीद रहे हो तो वो गारंटी उसमें आपको देनी पड़ती, पर्सनल गारंटी, उसमें आपका पर्सनल गारंटी हर चीज़ हो सकती है, आपका घर, आपकी कार, आपका जो भी है, आपकी पर्सनल चीज़ें, वो सब अगर आपने डिफ़ॉल्ट करते हो तो यू आर लायबल पर्सनली, तो आपको देना पड़ेगा। तो वो चीज़ें इम्पोर्टेंट है आपको अगर कंपनी के उसमें कर रहे हो, ले रहे हो। और अगर आप एज एन इंडिविजुअल ले रहे हो तो उसमें आपको प्लीज़ चेक करना पड़ेगा, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, वो है रेट, आपका किस रेट में मिल रहा है। और उसमें एक चीज़ होती है डिफ़ॉल्ट इंटरेस्ट, कि अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो, आप सपोज़ नहीं दे पा रहे हो 1 वीक और 2 वीक्स या मंथ, तो उसमें जो डिफ़ॉल्ट इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी हाई होता है। कुछ लोग तो कौन से पेज पर लिखा होता है जाके? थर्ड पेज में जो कोई नहीं पढ़ता। सही है, इम्पोर्टेंट थिंग है ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको ये भी देखना होगा कि इसमें आपको कितना लोन एक्चुअली मिल रहा है, और आप कितना लंबा पीरियड है, लाइक 360 मंथ है कि क्या है, लाइक सपोज 30 इयर्स का हो गया, 25 इयर्स का हो गया, तो वो मंथली के हिसाब से देते हैं, आपको देखना पड़ेगा कितने मंथ्स का आपको मिला है। तो ये चीज़ें बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। मार्केट में एक बात चलती है कि स्टार्टिंग में जो बैंक्स होती है, जब वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है आपकी रीपेमेंट्स की, वो मंथली डिज़ाइन करते हैं। जी, मंथली देने में ब्याज ज़्यादा जाएगा या फोर्टनाइटली कहते हैं कर लोगे, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट थोड़ा? देखिए ब्याज तो सेम ही जाता है, आप भले चाहे मंथली दीजिए चाहे फोर्टनाइटली। फिर ऐसा लोग क्यों कहते हैं हमारे? क्योंकि आप जल्दी, ऐसा मानना है, जल्दी आप पे कर सकते हो उसको। आप अगर वीकली करोगे, फोर्टनाइटली करोगे एज कम्पेयर टू मंथली, वो बेटर माना जाता है, आप जल्दी पे कर सकते हो। टेक्निकली वो कैसे बेटर हो गया? टेक्निकली उसमें अगर अमाउंट अगर कैलकुलेट करोगे और डेज अगर कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि जो वीकली है वो बेटर है एज कम्पेयर टू मंथली। वो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो आप अगर वीकली पे करो तो जल्दी पे कर पाओगे। ओके।
और इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ प्लीज़, अगर वेरिएबल है लोन है, अगर ऑफसेट अकाउंट है, प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप मनी अपने ऑफसेट अकाउंट में रखें, ताकि आपको पर जिसका अभी सपोज करो फर्स्ट ईयर का उन्होंने फिक्स किया हो तो उसका तो ऑफसेट नहीं बनेगा। नहीं, वो जब वेरिएबल, इसी मैंने कहा वेरिएबल है जिसका। हाँ, तो जब वो फिक्स वाला पीरियड 1 साल का खत्म हो जाएगा फिर तो आप वेरिएबल पर लेके जा सकते हो। बिल्कुल ले जा सकते हो, जैसे कि बैंक से डील करना पड़ेगा। जी, कई लोग क्या करते हैं, जो मैंने देखा है, मोस्ट ऑफ द पीपल, कि वो लाइक 60% फिक्स करते हैं और 40% वेरिएबल रखते हैं, या वाइस वर्सा करते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर फिक्स रेट अगर ऊपर जाता है या वेरिएबल नीचे जाता है, जो भी होता है, तो उसके बाद जैसे 1 साल ख़त्म होता है या 2 साल का, जितने भी साल का उन्होंने फिक्स किया होगा, तो ड्यूरेशन जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद से वो डिसीजन लेते हैं, और वो या तो पूरा वेरिएबल में डाल देते हैं या पूरा फिक्स में डाल देते हैं। चलो इसमें भी थोड़ा आगे निकलते हैं। चलिए, हम क्वींसलैंड में हैं, आपकी सब्सिडी मोस्टली क्वींसलैंड में चलती है जी। क्वींसलैंड का ये बोलोगे ब्रिस्बेन का शहर और उधर पर्थ, जी, ठीक है, यहाँ पर ही सारा कुछ बढ़ रहा है। मेलबोर्न और सिडनी की एज कम्पेयर आप बात करते हैं तो वहाँ 7 लाख का अगर मिल रहा है तो यहाँ पर तो 9 लाख का भी नहीं वो मिल रहा प्रोडक्ट। जी। तो अगर रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की बात हम करते हैं, ठीक है, इस बार उन्होंने नहीं बढ़ाया जी, लेकिन संकेत यही है कि पिछली बार भी बढ़े हैं, फिर बढ़ाए, इस बार थोड़ा था वो रुक गए, जी, आगे भी बढ़ने के चांसेस है क्योंकि मार्केट बहुत ग्रो कर रही है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। जी, सो अगर बढ़ती ब्याज दरों का जो दौर जो चल रहा है जी, क्वींसलैंड में, फिर अगर आपने कोई खरीद बेच करनी, स्पेशली जब आपने खरीदना है, तो उसके लिए कोई सलाह दोगे आप? मुझे लगता है कि क्वींसलैंड में अभी सबको घर खरीदना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो रेट है वो क्वींसलैंड में ऊपर ही जा रहा है, नीचे तो रीपेमेंट्स भी तो उतनी मोटी मोटी आ रही है ना फिर। पर उसी हिसाब से आपका पर वैल्यू जिस हिसाब से बढ़ रही है सिग्निफिकेंटली, वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो उसी अगर रीपेमेंट्स को अगर कैलकुलेट करोगे तो और जिस तरीके से आपकी वैल्यू बढ़ रही प्रॉपर्टी की, वो आप देखेंगे कि रीपेमेंट्स की जो वैल्यू की वो बहुत ही ज़्यादा कम होगी। जब ये प्रॉपर्टी डीलिंग आपसे एज ए सॉलिसिटर लोग करते हैं, जी, डजंट मैटर वो हमारी कम्युनिटी से हैं या कोई फॉरेन कल्चर के हैं, कोई ऐसी गलती जिससे वो नुकसान उठा लेते हैं, आप इंडिकेट भी करते हो बार बार रूटीन में, लेकिन वो करते हैं वो गलती, कौन सी गलती हो सकती है और क्यों करते हैं बताने के बाद भी? कभी कभी मैं कहता हूँ उनसे कि कॉन्ट्रैक्ट को साइन मत करना बिना मेरे पढ़े, और जो इनिशियल डिपॉजिट हो वो मिनिमल पे करना, लाइक मेनली 1000 आई वुड से इट्स मोर देन इनफ। वो क्या करते हैं, वो मुझे बिना बताए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं, और जब मैं डिपॉजिट देता हूँ, इनिशियल डिपॉजिट, वो 20,000 पे कर चुके होते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि क्यों, तो वो कहते हैं, क्लासिक आंसर है, एजेंट ने मुझे पुश किया था। अच्छा, तो इसलिए मुझे, एजेंट ने तो प्रॉपर्टी निकालनी है ना। एग्जैक्टली, तो एजेंट ने पुश किया था, तो इसलिए मैंने ये किया। तो आप ऐसा नहीं बोलते कि जब मोदी है तो सब मुमकिन है, फिर ऐसा क्यों किया आपने? मोदी यहाँ नहीं है ना, मोदी तो कोई रियल एग्जांपल है ऐसी कि ऐसे पंगे पड़ गए और फिर आपने देखा कि नहीं यार इनको निकालो? जी, काफ़ी होते हैं ऐसे। एक था जिसने एक्चुअली में मेरा क्लाइंट था, बहुत अच्छा क्लाइंट है, लॉयल क्लाइंट है, तो उसने साइन कर दिया था अंडर प्रेशर आके, सब कुछ जो भी था उसमें बिना कुछ देखे बस साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। पर एक चीज़ अच्छी उसने की थी कि उसमें जो उस बिल्डिंग इन पेस्ट डेट डाली थी और फाइनेंस डेट डाली थी अलग उसमें, और पर उसने डेट जो थी बहुत कम समय की डाली, लाइक 7 डेज ऐसे कुछ डाली थी, और 2-3 हफ्ते की होती वो अंडर प्रेशर। एजेंट ने कहा कि यही सेलर दे रहा है, ओके, आइदर साइन करो या कोई और बैठा है क्यू में, तो अंडर प्रेशर से साइन कर लिए। पर और वो जो घर था उसका जब बिल्डिंग पेस्ट इंस्पेक्शन कराया गया, उसमें पता लगा वो घर बहुत ही ख़राब था। उसमें हाईली लाइक पेस्ट जो था वहाँ पे इंस्पेक्शन बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेड था, फंगल था वहाँ पे, इंस्पेक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब था, लाइक पूरे रॉटन वुड थे।
तो उसके बाद ये कहो कि आप विद इन 7 days उनको मैंने टर्मिनेट कराया कॉन्ट्रैक्ट, ओके। और उनका जो पूरा पैसा था वो वापस मिला। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जी। मैंने लैपटॉप खोला हुआ है, जी जी तो कैमरे में तो नहीं आ रहा है, लेकिन मार्केट के ही हैं। जी जी समय थोड़ा नज़दीक आ रहा है, हमने इसको कवर अप करना है। प्लीज़। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करूंगा आपको, इसको आप रैपिड फायर राउंड बोल दो। चलो चलो रैपिड फायर करते हाँ, हैं। आप बट बताइए। इसके वो अमिताभ बच्चन वाले पैसे नहीं मिलेंगे। अच्छा। क्वींसलैंड की मार्केट है, हम ऑस्ट्रेलिया में बैठकर बात कर रहे हैं, स्पेशली ब्रिस्बेन की बात कर रहे हैं। चलो मैं ब्रिस्बेन को नहीं यूज़ करता पूरा, क्योंकि सिटी तो और भी बहुत हैं, स्विच है, सनशाइन कोस्ट है, रेडक्लिफ है। जी। आज के सिचुएशन के हिसाब से जो जैसी मार्केट चल रही है, घर खरीदना ठीक है कि किराए पर रहना ठीक है? रेंट मनी इज़ अ डेड मनी। अच्छा। तो आपको घर खरीदना हमेशा आप इट्स मोर लाभदायक है आपके लिए। प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा रिस्क? एक लोग कहते हैं कि प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट पे, पर फिर बाद में पता लगता है कि उसमें बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम थी। कौन कौन सा कानूनी दस्तावेज है जो हर व्यक्ति को समझना चाहिए? मुझे लगता है कि जो प्रॉपर्टी लॉ और एक दो और एक्ट्स हैं, वो मेरे ख्याल में लोगों को आना चाहिए थोड़ा बहुत, अगर अगर उस चीज़ में डील कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। 9 लाख का मकान बिक रहा है ऑक्शन पर, 9 लाख ही जहाँ पर लगा हुआ है। मैं कहा भाई दूसरा मकान जिसका रेट लगा हुआ है 9-10, कौन सा उठाए, ऑक्शन और 9-10 वाला? देखना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट उसका 9-10 वाला, उसके अंदर 9-10 क्या मैंने क्या इसलिए बोले कि थोड़ा सा जानबूझ के 10,000 डाल दिया। समझ गया 10,000, पर उसमें ऑक्शन वाला 9 लाख का है तो उसमें लालच कर ले। ऑक्शन वाले में हालांकि वो लोग काफ़ी चीज़ें करते हैं, लाइक ड्यू डिलिजेंस किया होता है उनका, सेल्फ ड्यू डिलिजेंस जो कहते हैं, पर मुझे कभी नहीं अच्छा लगता जब तक आप खुद अपने आप से ना करो। हाँ, पूरा खुद का सर्वे ना हो जाए उसमें, A to Z अगर आप खुद से ना करो तब तक सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। एक सलाह जो आप हर भारतीय बोल लो, पंजाबी बोल लो, हरियाणवी बोल लो, कुछ भी बोलो, भारतीय बोल लो, उन परिवारों को देना चाहें जब वो ये वाली डीलिंग करें? कभी भी कोई भी घर खरीदने की बात सोचे इवन, तो प्लीज़ एक अच्छे प्रॉपर्टी लॉयर से बात करें सबसे पहले। सबसे पहले बल्कि बुराज को फ़ोन कर ले। बिल्कुल करें। हाँ, ठीक है। बिल्कुल करें। अपने आप से कुछ ना करें शुरुआत में पहले, क्योंकि सॉलिसिटर जो होता है, जो कि प्रॉपर्टी लॉ में स्पेशलाइजेशन करता है, वो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक हर एक चीज़ बता सकता है, आपको गाइड कर सकता है शुरुआत से ही। तो मेरे ख्याल में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोई बंदा कोई प्रॉपर्टी लीज पर उठा रहा है, 1, 2, 3 पॉइंट कि उसको बहुत ध्यान में रखने चाहिए। ये लीज में जो उठाता है उसमें पहली चीज़ ये देखनी कि लीज कितने साल की है, और उसमें ऑप्शन है कितने साल का है, और क्या वो खुश है उससे, ऑप्शन क्योंकि नेगोशिएट करना होता है, और जो प्राइस है वो क्या है, और क्या रेंटल प्राइस है उसमें, और जो आउटगोइंग्स होती हैं वो क्या, और जैसे बिल्स होते हैं आपके वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और जो भी है, वो क्या इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, जो कि परमिटेड यूज़ जो आप करना चाहते हो एग्जैक्टली वो परमिटेड है या नहीं है। समय तकरीबन कह रहे हो कि पूरा वो लकीर पर चला गया है। क्वींसलैंड में प्रॉपर्टी मार्केट अगर आप देखें 26-27 की बात करें जी, वो तो ठीक है कि राइजिंग हो रही है, स्पेशली ब्रिस्बेन का जो मार्केट है जी। जाते जाते क्या राय दोगे, क्या सलाह दोगे अगर 27 तक का पूरा साल इसमें काउंट कर लें? मुझे लगता है कि जो पिछले 5 साल से अगर आप देखें तो
ब्रिस्बेन का जो प्रॉपर्टी मार्केट है, भले ही चाहे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, चाहे रेसिडेंशियल आप खुद की प्रिंसिपल प्लेस ऑफ रेसिडेंस हो, चाहे आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, सारी प्रॉपर्टीज़ का रेट जो है वो ऊपर ही गया है, नीचे तो नहीं आया है। तो नाउ इज़ द टाइम टू परचेज द प्रॉपर्टी, नॉट टुमारो। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਲੀਸੀਟਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ शुक्रिया जी राज जी, आपका धन्यवाद। थैंक यू।